चलो, चैप्टर 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट, फिर आज चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 भी एकदम तूफान बोरिंग चैप्टर है। चलो आते हैं हम लोग, पहले चैप्टर 3 कंप्लीट करते हैं। चलिए, चैप्टर 3 हम लोग वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर 3 के अंदर एक ओवरव्यू बनाना है हमको अच्छा सा, कि चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन पे ध्यान, चैप्टर 3 जल्दी जल्दी सेटल होंगे यार। चलिए, चैप्टर 3 के जो पहले 4 पेजेस हैं वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब जनरल बात बताते हैं आपको। तो जो फर्स्ट 4 पेजेस है उसमें हमने क्या पढ़ा देखें अगर जनरली, कि आईपी कौन होता है, आईपी क्या करता है, आईपी का कंसेप्ट कहां से आया, फिर 4 पिलर्स होते हैं, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग पिलर है आईपी। सेटल डाउन फास्ट, सेटल डाउन फास्ट। उसके बाद में आईपी क्या क्या करता है, आर प्रो का काम करता है, आईआर प्रो का काम करता है, लिक्विडेटर, बैंक्रप्सी ट्रस्टी अभी आपने पढ़ा नहीं है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी भी आप आगे पढ़ लोगे, ये काम भी करता है आईपी। उसके बाद में वही आईपी लिक्विडेटर, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कोड ने 2 टियर रेगुलेशन दिया आईपी के ऊपर, आईपी ए भी उनको रेगुलेट करता है, आईबीबीआई उनको रेगुलेट करता है। ये पहले 4 पेजेस तक इन्होंने मियर इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी दिया। यहां पर आता हूं मैं, तो चैप्टर 3 की शुरुआत होती है, उन्होंने सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन टू आईपी। दिस रन्स फॉर 3.1 टू 3.4। इसमें आपकी स्ट्रेटजी सिंपल चाहिए मुझको, कि स्टूडेंट ने बस एक बार इसको रीड करना चाहिए, दैट्स इट। इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या होता है कभी कभी एग्जाम में कुछ उन्होंने कह दिया दैट आईपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स, कमेंट। कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मॉड्यूल में कहीं ऐसी लाइन लिखी है कि 4 पिलर होते हैं उसमें से एक आईपी। आपको रटना नहीं होता इसको, लेकिन अगर आपने एक बार भी अच्छे से रीड कर लिया है तो वो दिमाग में बैठता है कि 4 पिलर है उसमें से एक आईपी होता है, सिंपल। तो ये जो फर्स्ट 4 पेजेस है इंट्रोडक्शन है, नो एफर्ट्स, कोई रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको एक बार रीड कंपल्सरीली करना है। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, बैच के साथ में अगर मॉड्यूल रीडिंग हो गया, पूरा नोट्स का रीडिंग हो गया, तो एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं हम लोग। और क्या होगा कि अगर आप बाद में सोचोगे ना कि मॉड्यूल रीडिंग करना है करना है करना है, 90% केसेस में होता ही नहीं। लेकिन अगर रोज का सोच लिया है कि इस चैप्टर का एक ही चैप्टर, इसको साथ में पढ़ के खत्म कर लेते हैं, तो आपका साथ में ही रीडिंग हो जाएगा। मैं खुद मानता हूं कि बहुत सारा इररिलेवेंट कंटेंट है, लेकिन अगर एज ए टीचर मैं उसको निकाल देता तो आप पे प्रेशर तो रहता ना फिर मॉड्यूल रीडिंग का, कि एक बार पढ़ना है, क्या पता उसमें कुछ होगा। लेकिन अगर क्लास में ही पढ़ लिया तो प्रेशर खत्म हो जाता है। हमारे लिए जो बहुत रेलेवेंट है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो एंश्योर कि ईमानदारी से रीड किया है आप सब लोगों ने। पेज नंबर 1 to 10 जब मैंने कहा था, उसमें 1 to 4 के अंदर कुछ भी नहीं बेसिक था। उसके बाद में इन्होंने अगली चीज बताई इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया आईपी कैसे काम करता है, सीआईआरपी में क्या क्या सेक्शंस आईपी से रिलेटेड है। सेक्शंस अंडर चैप्टर 2 पार्ट 2। चैप्टर 2 पार्ट 2 सीआईआरपी, सब लोग साथ में हैं। चैप्टर 2 पार्ट 2 के सेक्शंस रिलेटेड टू आईपी। तो फिर इस बुक ने हमको बताया कि जो हम सीआईपी के सेक्शंस पढ़ चुके हैं उसमें आईपी से रिलेटेड सेक्शन कौन कौन से हैं। फिर उन्होंने ये चीज बताने की कोशिश की 3.4 से, ये भी आप लोगों ने एक बार रीड किया था अच्छे से। उसमें उन्होंने एक एक करके सेक्शन शुरू कर दिया, जैसे कि एलिजिबिलिटी को लेकर रेगुलेशन पढ़ा कि अगर आर प्रो को आईपी बनाना है तो कैसे बन सकता है। उसके बाद में आ गया सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 में अपॉइंटमेंट की बात होती है, या 13 के अंदर आपका 3 चीजों की बात होती है, 14, 15, 16। 14 टॉक्स अबाउट, 15 टॉक्स अबाउट एंड 16 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट। तो पहला सेक्शन 16 ही हो गया। फिर ऐसे चलते रहे, 16 के बाद 17 के पूरी पावर दे देंगे आईआर प्रो को कंपनी चलाने की। उसके बाद में 18, 19, 20, ये सब एक एक करके उन्होंने सीआरपी के सेक्शन रखे। ये चले हमारे फ्रॉम 3.5 टू 3.10। इसमें तो यू डोंट इवन हैव टू रीड, एक बार पढ़ना था बस टू मेक श्योर कि कुछ नया कंटेंट नहीं आया। एक बार उसको पढ़ लिया, देन वी आर डन। इसको तो हम कट भी कर चुके हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि इसको हम और डिटेल में सीआईआरपी के चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ये चैप्टर के अंदर आ गया। उसके बाद में 3.11 से इन्होंने चालू किया कुछ पढ़ाना। फोकस वेरी केयरफुली, ये पूरा कट हुआ। फिर हमारे 3.11 पे 3.11 यहां पर उन्होंने सबसे पहले कुछ पढ़ाने की कोशिश की है कि कैसे एक व्यक्ति आईपी बनता है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईपी कैसे बनेंगे, एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एज एन आईपी। इसमें सेक्शन नंबर 206, सेक्शन नंबर 207 ऑफ आईबीसी। तो आईबीसी के बहुत आगे के कुछ सेक्शन है वो यहां पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ आईपी, कि आईपी बनने के बाद आपकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है के। और फिर ये आ गए आईबीबीआई आईपी रेगुलेशन, और उसमें सीधे आ गए कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। तो अगर मैं ओवरव्यू पे आता हूं, फिर उन्होंने तीसरा फेज रखा
हाउ टू गेट एनरोल्ड एज आईपी, कि अगर हमें आईपी बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं। इसमें उन्होंने कुछ सेक्शन 206 207 का रेफरेंस दिया है, ये हमें पढ़ना बाकी, अभी हम पढ़ने वाले हैं। और आईबीबीआई का एक आधा रेगुलेशन भी मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, रेगुलेशन में 3, 4, 5 के आसपास। बट मेन इशू है हाउ टू गेट एनरोल्ड एज एन आईपी, ये इन्होंने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये हो गया, इन्होंने हमें पढ़ाया कोड ऑफ कंडक्ट, और बस कोड ऑफ कंडक्ट एंड तक चला है हमने, यही तो पढ़ा। उसके बाद में कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, आपको ऐसे काम करना है, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी नहीं रखना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड केस लॉज रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट, इंडिपेंडेंस के अंदर 2-3 इंडिपेंडेंस के केस लॉज, दैट्स इट। ये स्टार्ट हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.12 से 3.12 से स्टार्ट हो गया कि एक बार नोट्स में चेक कर लो। और 3.12 से वो चला है एंड तक, दैट इज 3.2 3.20। टोटल पेजेस कितने? 3.22 2122 पे केस लॉज है ना, बस। तो ये हमारे इस चैप्टर का ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो कितना सिंपल है। 2.1 पे खत्म हो रहा है चैप्टर। हाँ, मेरी गलती हो गई, मैंने पूछ लिया, मैं चेक कर लेता हूं, इधर आओ। सो इस चैप्टर को जब भी आप रिवाइज करते हो, यहां पे ध्यान रखो, स्ट्रेटजी कितनी क्लियर है कि इस चीज को तो एक बार रीड करना था, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले इसको नहीं भी रीड किया तो चलता है। ये आपने एग्जाम के 1-1.5-2 महीने पहले कभी भी एक बार रीड किया होगा, चलेगा। एग्जाम के एक दिन पहले इस पर समय नहीं देना है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि तो ऑलरेडी सीआरपी में आप पढ़ लोगे। तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या पढ़ना होगा चैप्टर में? सिर्फ हाउ टू गेट एनरोल्ड एज एन आईपी, इसके 206 207 जो भी पढ़ाऊंगा वो, एंड कोड ऑफ कंडक्ट, खत्म बात। इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, दैट आप करोगे जब भी रिवीजन करते हो, टाइमर रिवीजन इन 30 मिनट्स। चलो अब बात करते हैं टाइमर रिवीजन क्या होता है। अच्छा, नॉर्मली रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों को पता ही है, आप लोग एग्जीक्यूटिव पास हो चुके हो। कुछ बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि हम सर टॉपिक पढ़ने बैठते हैं और हम बह जाते हैं, एक टॉपिक पे हम लोग अटक जाते हैं मान लीजिए पढ़ते समय, और फिर उसी के अंदर डिटेल में जाते रहते हैं और पूरा टॉपिक कवर ही नहीं होता। तो उसकी एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी होती है द टाइमर रिवीजन। यू मेक एन एस्टिमेट कि मुझे इस चैप्टर इतने टाइम में कंप्लीट करना है ऑन एनी कॉस्ट, एनी चैप्टर। आप सीआरपी लेके बैठे हो, आपने खुद के लिए टारगेट बनाया 5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, 4 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। लिक्विडेशन पढ़ रहे हो, आपने टारगेट बनाया 3 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। अब आप उसको पढ़ना शुरू करो। अगर आप कोई पॉइंट में अटक जाते हो जो आपको नहीं समझ रहा है, तो उसको पेंसिल से सर्कल मार दो और आगे वाले टॉपिक पे चले जाओ, अपना फ्लो टूटने मत दो। व्हेन यू आर रिवाइजिंग, ये है ये है ये है, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, जैसे ही कोई टॉपिक अटका है तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, पेंसिल से सर्कल मारा और आगे बढ़ गए, और उस फ्लो में एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करके खत्म कर दो। तो ये अगर चैप्टर आप शुरू करते हो तो आपको 30 मिनट्स में चैप्टर को कंप्लीट करना है कंपल्सरीली। मान लेते हैं बीच में आप अटक गए, हमने जो इंडिपेंडेंस वाला पढ़ा था ना, रिलेशनशिप 2 टाइप की होती है, ये वहां पे आपको याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा था, तो उस पर रुक के स्लो मत करो अपने पेस को, पेंसिल से सर्कल मारो और आगे कंटिन्यू कर दो। एक बार 30 मिनट्स में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन यू नो कि इस चैप्टर में 3 चीजें मुझे समझ में नहीं आई है, और फिर आराम से बैठ के उन 3 चीजों को पढ़ लो। दिस इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर रिविजन्स। अदरवाइज अगर आपको एक चीज में अटके और वहीं रुक गए आप, तो फिर तो आपका फ्लो ही टूट जाएगा, फिर आप वापस इजी चीजों को भी स्लो स्लो पढ़ने लग जाओगे। दैट इज हाउ आवर माइंड फंक्शंस। आप समझो आपकी कार चल रही है, एकदम से बैरियर आ गया या कोई व्यक्ति आ गया, आपकी स्पीड अगर स्लो गई तो उसके बाद में वापस आपको समय लगेगा उस स्पीड पे आने के लिए। तो आपके रिवीजन में भी ऐसा ही होता है। तो अगर आप अटक जाते हो कहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आ गया, रिवीजन में अटक गए, फास्ट रिवीजन चल रहा है, टॉपिक याद नहीं आ रहा, पेंसिल से सर्कल मार दो टॉपिक पे और अगले टॉपिक पे चले जाओ सेम स्पीड में, तो आपका एक बार पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया और एंड में बस आपको पता है कि 3 टॉपिक समझ में नहीं आए, और फिर आप शांति से बैठ के उन 3 टॉपिक्स को देख लो। दिस इज द परफेक्ट वे। तो स्पेशली चैप्टर्स लाइक दिस, आईबीसी में क्या है, सीआईआरपी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, पीपीआईआरपी, ये कुछ चैप्टर है जो कोर है, एक एक लाइन को केयरफुली पढ़ना होता है। पर फिर कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, ये सब सरफेसी आ गया, चैप्टर नंबर 3 आ गया, चैप्टर नंबर 1 आ गया, इसमें हर एक लाइन का कोई बहुत महत्व नहीं है। तो आपको उसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका को एकदम अलग रखना है, इसको क्लियर अपने टाइमर के साथ पढ़ना है। आधे घंटे में चैप्टर 3 करना ही होगा, सेम चैप्टर 4 आधे घंटे में चैप्टर 4 करना ही होगा आपको। उससे ज्यादा आप समय दे रहे हो तो यू आर अननेसेसरली वेस्टिंग टाइम। तो इस तरह से पढ़ना है, टाइमर की तरह पढ़ना है, 30 मिनट्स में चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, अगेन मैं कह रहा हूं, जो जो आपको नहीं समझा उसको सर्कल मार दो, वो 30 मिनट्स की बात करोगे चलेगा, उसमें आपको समय लेना ले लो, लेकिन जो चीजें इजीली समझने वाली है उसको फटाफट फटाफट से पढ़ के कंप्लीट करना है। अब हम लोग जाते हैं ऑन दिस थिंग विच वी आर लेफ्ट टू डिस्कस, हाउ टू बिकम एन आईपी, हाउ टू गेट एनरोल्ड एज एन आईपी। आ जाओ, दिस इज पेज नंबर 3.11। 3.11 ही कह रहा हूं, 3.11। चलो, बहुत ज्यादा आसान। यस, चलिए, आईपी कैसे बनना है। सेक्शन नंबर 206, एनरोलमेंट
एंड रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्ट एज आईपी। याद करो, आप में से एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा था कि हमने जब शुरुआत में पढ़ा तो एक चीज समझ में नहीं आई, वो 2 टियर कैसे कंट्रोल होता है। तो तब मैंने बताया था कि हर एक आईपी को 2 टियर की तरीके से कंट्रोल किया जाता है। आईपी ए भी उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और आईबीबीआई भी करता है। बस वही बेस यहां पे वापस आएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को आईपी बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। 206 of the code makes it mandatory for a person before rendering his service as IP under this code to be enrolled as a member of IPA and registered with the board. तो आपको इन दो लोगों के पास एनरोलमेंट कराना है। अगर ये दोनों के पास एनरोलमेंट हो गया तभी आप आईपी की तरह काम कर सकते हैं। तो आपको रेगुलेट ये दो लोग करते हैं। तो कभी भी अगर हम बात करेंगे आईपी की, तो आईपी को दो लोग रेगुलेट करते हैं। 206 कहता है यू हैव टू बी एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ आईपीए। जैसे कि आईसीएसआई आईपीए है तो हमें पहले वहां पे भी एनरोल होना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको आईबीबीआई के पास भी रजिस्टर होना पड़ेगा। दोनों कंडीशन कंप्लाई करने के बाद ही आप आईपी की तरह काम कर सकते हो। वंस यू कंप्लाइड विद बोथ द कंडीशन देन यू कैन एक्ट एज आईपी। एकदम सिंपल। तो आपको अगर आईपी बनना है, यू टू बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड एंड यू टू बी एनरोल्ड विद एन आईपीए। वेरी इजी टू रिमेंबर। अब ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखो, आईपीए कैसे एनरोल करता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमने तो आईबीसी पढ़ा है। हर एक आईपीए का अपना अपना क्राइटेरिया होगा। लेकिन आईबीबीआई क्या चीज देखता है वो हमारे सिलेबस में है, रजिस्ट्रेशन। इन्होंने वर्ड थोड़ा सेपरेट किया है। बोर्ड के पास जब आप जाते हो तो वर्ड यूज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और आईपीए के पास जब जाते हो वर्ड यूज कर रहे हैं एनरोलमेंट। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एनरोल करना है विद एन आईपीए और रजिस्टर करना है विद बोर्ड। ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। चलो, अब ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको कभी भी रजिस्टर करना है बोर्ड को, तो उसके पहले आपको खुद को एनरोल करना है एज एन आईपीए। स्टेप 1, स्टेप 2, ध्यान से। 207 प्रोवाइड्स दैट टू बिकम एन आईपी एन इंडिविजुअल शैल फर्स्ट एनरोल विद एन आईपी एज एन मेंबर। तो एक व्यक्ति को पहले आईपी के पास एनरोल होना पड़ेगा एंड देन रजिस्टर विद आईबीबीआई विद इन सच टाइम मैनर एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो स्टेप वाइज है, पहले आपको आईपीए के पास आके खुद को एनरोल करना है। एनरोल हो गए एज एन आईपीए, फिर आप जाते हो आईबीबीआई के पास कि सर अब हमें आरप्रो वगैरह का काम करना है, हमें रजिस्टर करो। तो अगर मैं यहां पे जाता हूं स्क्रीन पे, सब लोग स्क्रीन पे, आईबीबीआई की वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, आईबीबीआई, या फिर मैं सीधा गूगल से मदद मांग लेता हूं। गूगल या मुझको दो रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की एक लिस्ट। तो आईबीबीआई के पास देखो लिस्ट है पूरी रजिस्टर्ड आईपी, मतलब ये लोग ऑलरेडी आईपीए के मेंबर हैं। पहले उन्होंने अपने आप को एनरोल कराया होगा विद एन आईपीए, देन दे हैव रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई। अब अगर यहां पे देखेंगे, अभी जो लिस्ट आ रही है एकदम ध्यान से, कोई भी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे कि नंबर 2 मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो। ये रजिस्टर हुए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए किसी ना किसी आईपीए के साथ ऑलरेडी रेगुलेटेड होंगे। आगे जाते हैं, देखो 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 देखो, नेम ऑफ आईपीए एनरोल विद आईसीएसआई। सो हर एक व्यक्ति पहले किसी आईपीए के पास गया, खुद को एनरोल कराया, फिर आईबीबीआई के पास आया कि आप मुझे रजिस्टर कर दो और मेरा नाम इस लिस्ट में ऐड कर दो। एक बार आपका नाम इस लिस्ट में ऐड हो गया, अब अगर किसी भी कंपनी को आईपी अपॉइंट करना है तो दे चेक दिस लिस्ट एंड दे अपॉइंट समवन। अब ऑब्वियसली वो दूसरा रेपुटेशन वगैरह भी देखते होंगे, बट अगर कम है तो इस लिस्ट में से एक को सिलेक्ट करने के, आप कोई भी व्यक्ति उठा लोगे तो इजीली मिल जाएगा आपको। कोई व्यक्ति उठा हमने, मिस्टर विवेक कुमार, तो विवेक कुमार जी को देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, इनका एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, ये सब आईसीएसआई। तो आपको पहले एनरोल करना है खुद को विद एन आईपीए, देन यू कैन रजिस्टर विद आईबीबीआई। क्वाइट इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 207 vests the board power to specify the categories of professional possessing such qualification experience in the field of finance, law, management, insolvency or such the field as it deems fit। तो आपको एक कैटेगरी भी दे सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के, ये बोर्ड चाहे तो दे सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 206 207। 206 कहता है अगर किसी को भी आईपी की तरह काम करना है तो उसको एनरोल करना है विद एन आईपीए, रजिस्टर करना है विद आईबीबीआई। फिर 207 कहता है कि आईबीबीआई के पास कैसे रजिस्टर होंगे। तो आपको वापस वही बात बोल दी कि पहले एनरोल हो जाओ, फिर आईबीबीआई के पास आओ, फीस वगैरह दे दो और जो भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप जो भी मैनर में हमने बताया प्रिस्क्राइब कर दो एंड यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन। बट सर इन्होंने कह दिया इन सच टाइम मैनर एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन? आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रेगुलेशन 2016। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू दैट रेगुलेशन। अब एक चीज है जो हमें उन्होंने दे नहीं रखी है, बट हमें पढ़ के आना पड़ेगा ध्यान से।
आईपी रेगुलेशन मिला क्या? देखो आईपी रेगुलेशन जल्दी से ढूंढो। 7th 8th नंबर पे दिख रहा है क्या कुछ? बिल्कुल ठीक है। 31 Jan 2024 को लास्ट अपडेट हुआ है आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रेगुलेशन 2016। अब इसमें जाते हैं तो उन्होंने 207 में जनरल कह दिया कि रेगुलेशन में बताएंगे, और रेगुलेशन में प्रॉपर्ली बताया उन्होंने। ठीक है, चलो 3 मुझे आपको पढ़ाना है 4 वैसे, बट आए हैं तो 3 को भी पढ़ लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, द बोर्ड शेल, आईबीबीआई शेल, either on its own or through a designated agency, conduct a national insolvency examination in such a manner that it at such frequency as may be specified to test the knowledge and practical skills of individual in the area of insolvency, bankruptcy and allied subject। तो अगर आप आईपीए के मेंबर बन भी गए तो भी आईबीबीआई आपको सीधे मेंबरशिप नहीं देगा, वो आपका एक और एग्जाम करेगा कि यार देखते हैं कि आप फिर भी आपको नो हाउ है या नहीं है, वो एग्जाम भी आपको पास करना है। The board shall either on its own or through a designated agency conduct a limited insolvency examination to test the knowledge and application of knowledge of individuals in the areas of insolvency, bankruptcy and allied subject। 3132 इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, सिर्फ एग्जाम का नाम अलग लग रहा होगा। रीड करो 3132 एक बार स्क्रीन पे से। ओके, आपके साथ धोखा हो गया। ये ठीक है गधे। सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। अच्छे समझना, ये सब सिलेबस के अंदर नहीं है। 2 प्रकार के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का प्लान किया था। एक व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके लिए एक सेपरेट एग्जामिनेशन है, उसको इजीली रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। एक व्यक्ति इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक नया व्यक्ति है और उसको करना है, उसके लिए एक सेपरेट एग्जामिनेशन होगा। लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन वो है जो आप और मैं देते हैं, ऐसा समझना इसको इस प्रकार से। 2016 में आईबीसी आ गया, उन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल डेजिग्नेट करने की कोशिश की। तब भी कुछ लोग तो काम कर रहे होंगे ना इंसॉल्वेंसी का, उसके पहले भी लॉ नहीं था, बट कुछ लोग तो इंसॉल्वेंसी हैंडल करते होंगे पुराने लॉ के हिसाब से, सारफेसी के हिसाब से। वो लोग बोले कि हम क्या वापस पूरा कोर्स करके आएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जिन लोगों के पास में ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग आईपीए एज एन नॉट एज एन आईपी बट इन द सेम फील्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे विल स्पेसिफाई, उनको ये पूरा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा लिमिटेड इंसॉल्वेंसी का। उनको एक छोटा सा कुछ हम करेंगे फॉर्मेलिटी एंड दे विल बी रजिस्टर्ड एज आईपी। लेकिन जिन लोगों के पास में वैसा पूरा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पहले लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर उनको भी एक एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और उसके बाद में जाकर हम लोग फाइनली डिसाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार से एनरोलमेंट देना है। तो 2 प्रकार के एंट्री दिए थे आईपी को, अभी सब करिकुलम में नहीं लिखा है। एक एंट्री दिया है टू फ्रेशर फ्रेबीज, उनको कैसे एंट्री देंगे, तो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन वगैरह करके। और एक हो गया जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनको कैसे एंट्री देंगे, तो उनके लिए एक सेपरेट प्रोविजन रखा गया है। हाउएवर दोनों में एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट तो आएगा ही थोड़ा बहुत, ये सब नहीं है। हमारे सिलेबस में उन्होंने क्या रखा, सीधे ये एलिजिबिलिटी, ये भी आपके नोट्स के अंदर नहीं है, पर उन्होंने बाद में, मतलब मॉड्यूल में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बाद में सप्लीमेंट के थ्रू ऐड किया ये एलिजिबिलिटी, विच इज वेरी इजी। एलिजिबिलिटी इज no individual shall be eligible to be registered as an IP if he, कोई भी इंडिविजुअल आईपी नहीं बन पाएगा अगर वो माइनर है। दूसरा, नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब रेसिडेंट भी होना जरूरी है। तीसरा, डज नॉट हैव द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन में 5 and 9। 5 और 9 में हम क्वालिफिकेशन बताएंगे, वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास में। डी इंटरेस्टिंग है, डी एक बार अकेले रीड करो। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। चलो मैं एक बार बताता हूं, फिर वापस रीड करना। अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है फॉर मोर देन 6 months, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। जब उसका इंप्रिजनमेंट खत्म हुआ वहां से 5 years। अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, देन ऑल्सो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। एंड अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है फॉर पनिशेबल मोर देन 7 years, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड परमानेंटली। आई विल रिपीट अगेन, अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद मोर देन 6 months, डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years।
अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, वहां पे मंथ्स का क्राइटेरिया नहीं दिया है. इफ यू बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years. कोई मंथ्स 1 2 3 months होगा तो भी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years. एंड इफ इट ऑल यू बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस हैविंग इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, 7 years और मोर लिखा है क्या? 7 years और मोर, देन परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड. एक बार रीड करो अच्छे से, मॉरल टर्पिट्यूड वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? वापस जी जी, नहीं जरूरी नहीं है ना, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के कारण भी तो हो सकता है. हाँ यस, ये तो कह रहे हैं कि ये लोग आईपी बन ही नहीं पाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है तीनों का पॉइंट? चलिए अच्छे समझ बना लेंगे. उसके बाद में आता है इफ अ पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, ये व्यक्ति भी नहीं बन सकता. अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता. और लास्ट पॉइंट फिट एंड प्रॉपर पर्सन. ये सब एक प्रकार से आप इसको एलिजिबिलिटी बोलना चाहो एलिजिबिलिटी बोल दो, इनएलिजिबिलिटी बोलना चाहो इनएलिजिबिलिटी बोल दो, बट ये सब पॉइंट्स को सेटिस्फाई करके एक व्यक्ति बन पाएगा आईपी. अब ये उन्होंने 207 में नहीं देके रेगुलेशन में दे दिया. और फिर उसके नीचे लिख दिया है फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या होता है. फिट एंड प्रॉपर पर्सन मतलब इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन, रिस्ट्रेन ऑर्डर, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, उसका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए. ये जनरल बात. इसके बाद में ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, रफली 2 मिनट में देखकर आते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा. क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस. अभी कह रहे कैसा होना चाहिए. अगर आपको बनना है आईपी, ऑप्शन ए, यू हैव पास्ड लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन within 12 months before the date of his application for enrollment with IPA. IPA के पास एनरोल हुए हो, उसके 12 महीने के अंदर आपने लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास कर लिया है. ये लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन यही है, कहां पर है ये, जो सेकंड पॉइंट में तो था ही सही. और उसके अलावा वापस आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा. वेबसाइट पे 2 ही एग्जाम दिखते हैं, एक लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन और एक वैल्यूएशन का होता है. तो आपने लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास कर लिया तो भी आप आईपी बन सकते हो. दूसरा, you have completed a pre-registration educational course. अब ये भी एक ऑप्शन है कि आप एक प्रॉपर एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट करके आओ within 12 months from the date of payment of non-refundable fees as may be required by board from an insolvency professional agency after his enrollment as a professional member. अब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आपको ऑप्शन देती है, जैसे कि अब ये सब सिलेबस में नहीं है. यू आर अ सीएस, तो वो आपको एजुकेशनल कोर्स नहीं करवाएंगे, तो वो आपको एनरोल करके और भेज देंगे, जाओ लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन दो, पास हो गए तो मेंबर. ठीक है, मतलब हमारे पास भी एनरोलमेंट हो गया, आईबीबीआई के पास भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आया जो सीएस नहीं है, समवन हु इज नॉट अ सीएस, उसने सीएस नहीं किया है बट वो डायरेक्टली आईपी बनना चाहता है, तो फिर वो अगर आईसीएसआई के पास आएगा तो आईसीएसआई बोलेगा कि रुको, आप सीएस तो नहीं हो, मतलब आपने आईबीसी पढ़ाई, हमको कैसे पता. तो आप पहले कंप्लीट करो एक एजुकेशनल कोर्स, ये एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट करो, फिर आप जाके लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन दो और फिर उसको पास होगे तो हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे. आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? अभी सब सिलेबस में नहीं रखा गया बट ऐसे रूट्स हैं टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. उसके बाद में ये आते हैं एंड हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम. नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम कंप्लीट किया. फिर बी, मैं आपको बता रहा था ना जो कोर्सेज होते हैं उसकी बात करें, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम. ये पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम होता है, 2-2 साल के कोर्स होते हैं जो लोग जाके करते हैं, 2 साल तक इंसॉल्वेंसी पढ़ते हैं, फिर वो आईपी बनते हैं. अगर वो सीएस सीए में नहीं है तो डायरेक्टली बनना है. फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 years इन द फील्ड ऑफ लॉ आफ्टर रिसीविंग द डिग्री. 10 साल का लॉ का एक्सपीरियंस होगा, 10 years का आपके पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा, 15 years का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है बैचलर्स के बाद. तो ये क्या है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद में 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा, और अगर आप बैचलर्स हैं तो उसके बाद में 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. पॉइंट नंबर 2 और 3. पॉइंट नंबर 2 कहता है 10 years का एक्सपीरियंस चलेगा अगर आपने एमबीए किया है, और 15 years का एक्सपीरियंस चाहिए लास्ट पॉइंट अगर आपने बैचलर्स किया है, मतलब बीकॉम किया है, उसके बाद में आ रहा तो 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. और लॉ करके आओगे तो 10 years का एक्सपीरियंस. तो उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया किया है. एलएलबी करके 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आओगे, आपको आईपी बना देंगे. एमबीए करके 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आओगे, आपको आईपी बना देंगे. नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आओगे, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको आईपी बनाएंगे. इस प्रकार के रिक्वायरमेंट रख रखे. ठीक है, उसके बाद में या फिर आपके पास क्या है, 4th पॉइंट, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज, या आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एज सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट और एन एडवोकेट एनरोल विद बार. तो आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस भी है तो भी चलेगा. तो उन्होंने बहुत सारे एंट्री पॉइंट दिए थे कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति चाहे तो आईपी बन सकता है. जनरल 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 जनरल
एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन देंगे हम लोग, आईपी के पास रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हमको मिल जाएगा, एप्लीकेशन देंगे। अगर आपने ये सब क्वालिफिकेशन कंप्लाई किया, आईबीबीआई के पास गए, सर्टिफिकेट मिल गया, दैट्स इट, बस ठीक है। तो ये सब क्या है कि हाउ अ पर्सन बिकम्स एन आईपी। अब हमारे सिलेबस में इसका एक ही चीज हमें ध्यान रखना है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है माइनर वगैरह वाली, तो ये सब हमें पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं, फिर तो ये चलता ही रहेगा कि कैसे एक व्यक्ति सरेंडर करता है असाइनमेंट वगैरह वगैरह। चलो मैं आपको ले आता हूं हमारे लिए जो काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा आ गया क्या? चलिए, यस, रेगुलेशन नंबर 4, फोकस वेरी केयरफुली, हाउ टू enroll and register as IP। अगर आपको आईपी बनना है तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले एनरोल विथ आईपीए, दूसरा रजिस्टर विथ आईबीबीआई। ये है, ये उन्होंने मोरलेस कह दिया है सेक्शन नंबर 206 में, और 207 में भी यही बात बोली है मोरलेस कि अगर आपको कभी भी आना है तो स्टेप 1 रहेगा आईपीए के पास एनरोल होना, स्टेप 2 कहेगा रजिस्टर होना। अब हम लोग इसके साथ में करस्पॉन्डिंग रेगुलेशन पढ़ना चाह रहे हैं, रेगुलेशन नंबर 4 ऑफ आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016, जो कहता है एक प्रकार का एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की शुरुआत कैसे करते हैं? नो इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज आईपी इफ नो इंडिविजुअल shall be registered as IP with IBBI if। तो एक प्रकार का उन्होंने कहा एलिजिबिलिटी, फिर इनएलिजिबिलिटी बताने लगे कि कौन कौन नहीं हो सकते। फर्स्ट पॉइंट, हु इज अ माइनर। अगर एक व्यक्ति माइनर है तो अलाउड नहीं है, तो नो इंडिविजुअल शैल बी रजिस्टर्ड एज आईपी विद आईबीबीआई इफ ही इज अ माइनर। दूसरा पॉइंट मैं लेकर आ जाता हूं, नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आप इसको नेगेटिव पॉजिटिवली कैसे भी पढ़ सकते हो, माइनर नहीं होना चाहिए बोलो, रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर आप बोलो कि किसी भी प्रकार से आप पढ़ सकते हो, एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी पॉइंट सेम बनेगा। रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद में फिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आगे हमने पढ़ा ना, रेगुलेशन 5 और 9 में दे रखा है, आप देखोगे आप कैसे क्वालिफाइड हो। यू नीड टू हैव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। थर्ड, यू नीड टू हैव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला है कन्विक्टेड वाला पॉइंट, बाकी सब तो बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे, इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना। अ पर्सन हैज बीन convicted for an offense punishable with imprisonment more than 6 months, लिखा था क्या? 6 months और मोर, या मोर देन 6 months? मोर देन 6 months। दूसरा, offense involving moral turpitude। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब सबको पता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना, आपने कोई भी फ्रॉड वगैरह का काम किया उसे मॉरल टर्पिट्यूड में आता है। एंड लास्ट आ गया पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर। परफेक्ट है यहां तक? इसमें और इसमें हमें ध्यान देना है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 years, disqualification for 5 years. However, in this case, the person will be permanently disqualified. Are we understanding this? Moral turpitude में 6 months का क्राइटेरिया नहीं है, 6 months का क्राइटेरिया बाकी सब ऑफेंस में, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे ऑफेंस में पकड़े गए जो मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता था, 2 months के लिए भी गए, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये 5 years कब से काम करता है? इंप्रिजनमेंट का टेन्योर खत्म होने से। तो अगर मान लीजिए मुझे इंप्रिजनमेंट हुआ 2 years का, तो 2 years प्लस 5 years तक आई एम डिस्क्वालीफाइड प्रैक्टिकली। 2 साल तो जेल में, जेल से आने के बाद भी 5 साल तक आई बी डिस्क्वालीफाइड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो,
एक बार रीड करो पॉइंट नंबर 4, देखो इंटरप्रिटेशन सेम निकल रहा है क्या? डी पॉइंट, बाकी सब तो इजी। काफी आसान। इस चैप्टर की एक प्रॉब्लम थी, इस चैप्टर में पूछने लायक कुछ था ही नहीं। इंस्टीट्यूट ने बाद में सप्लीमेंट से इस रेगुलेशन को ऐड किया, तो संभावना है कि रेगुलेशन पे कुछ पूछ लेंगे, क्योंकि कम से कम एक पूछने लायक क्वेश्चन बनता है कि एलिजिबिलिटी क्या एक व्यक्ति को आईपी बनने के लिए। अदरवाइज आप देखो ना, एनरोल एज आईपीए, रजिस्टर विद आईबीबीआई, ये कैसा आंसर होगा एग्जाम में? और इंडिपेंडेंस क्वालिफिकेशन तो काफी कठिन हो जाता है, तो ये एक चीज ऐड की है इजी, अगर एग्जाम में पूछ लेंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज। उसके बाद में आता है अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट या फिर अप्लाइड टू बी एडजस्टेड एज इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ is an undischarged insolvent या फिर applied to be adjudged as insolvent। उसके बाद में unsound mind and fit and proper person। if a person is a person of unsound mind तो भी नहीं चलेगा, और लास्ट आ जाता है फिट एंड प्रॉपर पर्सन। एकदम मजेदार। फिर इन्होंने कहा फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या है, तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन के मतलब में भी उन्होंने 3 पॉइंट लिख दिए। पहला कह रहे थे पर्सन, अ पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, रेप्यूटेशन, कैरेक्टर वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट में ये लोग कह देते हैं कि वो व्यक्ति होना चाहिए कन्विक्शन एंड रिस्ट्रेन ऑर्डर ऑनगोइंग नहीं होना चाहिए उसका कोई, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड रिस्ट्रेन ऑर्डर, ऐसा नहीं होना चाहिए उसका। और लास्ट पॉइंट में वो लोग कह देते हैं कि कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड नेटवर्थ। मेन हो गया कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, द पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंस का इन्होंने क्या दिया, इंक्लूडिंग व्हाट, द पर्सन शुड बी फाइनेंशियली सॉल्वेंट, द पर्सन शुड हैव नेटवर्थ, मतलब कुछ मिनिमम नेटवर्थ नहीं रखा है, बट ऐसा पॉजिटिव नेटवर्थ तो होनी चाहिए। एकदम सिंपल। तो ये हो जाता है एक छोटा सा टॉपिक। मेन जो उन्होंने हमें दिया है वो इतना सा है कि कैसे रजिस्टर होना है, कैसे आईपी बनना है। तो पहले आईपी के पास एनरोल कराओ, फिर आईबीबीआई के पास रजिस्टर कराओ। लेकिन आईबीबीआई ने पूरा एलिजिबिलिटी रखा है कि आप ये सब पॉइंट्स ध्यान रखोगे तो ही हम आपको रजिस्टर करते हैं। एंड दिस इज इट, दैट्स इट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? एकदम। अब इसको पेन डाउन कैसे करोगे, काफी कठिन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नोट्स में ही, मतलब नोटबुक में ही पेन डाउन करना, ताकि आपको जगह इजीली मिल जाएगी। बस यहां पे फिर रेफरेंस दे दो अच्छे से। ऑल्सो रीड रेगुलेशन नंबर 4 ऑफ आईबीबीआई आईपी रेगुलेशन 2016। तो ये बस यहां पे लिख दो कि वो रेगुलेशन भी पढ़नी है। आपके नोटबुक का पेज नंबर रेफरेंसिंग भी दे देना कि इस नोटबुक के पेज नंबर पे लिखा है। और ऑब्वियसली आप रेगुलेशन को डाउनलोड करके भी देख ही सकते हो। हाउएवर नोटबुक का रेफरेंस दे देना है पे, पेज नंबर सो एंड सो ऑफ योर नोटबुक, जहां पे भी आप लिख रहे हो। बहुत ही फुद्दू। डन डन डन। चल, इसके बाद में उन्होंने एक अननेसेसरी चीज दी है, मतलब इससे फुद्दू चीज तो देख ही नहीं सकते आप। फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ आईपी। आईपी क्या क्या करता है तो बता रहे हैं। 208 ऑफ द कोड प्रिस्क्राइब्स फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ आईपी। कि आईपी क्या क्या करता है हमें ऑलरेडी क्या पता है। देखो, आईपी आईआर प्रो का काम करता है, आईपी आर प्रो का काम करता है, आईपी लिक्विडेटर अंडर 33 वाला लिक्विडेशन, आईपी लिक्विडेटर अंडर 59 वाला लिक्विडेशन, ये तो हमें ही पता है। फिर आईपी बैंक्रप्सी ट्रस्टी की तरह काम करता है फॉर इंडिविजुअल, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। तो यही कुछ यहां पे वापस बोलेंगे। वेरेन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल, उनको एक फ्रेश स्टार्ट का मौका मिलता है। लिक्विडेशन बैंक्रप्सी प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, इट शैल बी द फंक्शन ऑफ आईपी टू टेक सच एक्शन एज मे बी नेसेसरी इन द फॉलोइंग मैटर, नेमली फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस है तो वैसे काम करेगा, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है तो उसका काम करेगा, सीआईआरपी चल रहा है, पीपीआईआरपी चल रहा है तो उसका पूरा ड्यूटी करेगा, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी है तो वो, लिक्विडेशन है तो वो।
अब इसमें से आप किसको पहचान सकते हो ऑलरेडी मैं बता रहा हूं, आपके लिए हाईलाइट नहीं करना है। ये कितना सिंपल है कि आईपी क्या क्या काम करेगा, आईपी सीआईआरपी का अपना काम करेगा, पीपीआईआरपी का अपना काम करेगा और लिक्विडेशन का अपना काम करेगा। जो चीज आपको बाद में समझ में आएगी वो है इंडिविजुअल्स के लिए कि आईपी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी का काम भी संभालेगा, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी का काम भी संभालेगा। जैसे हम सीआईआरपी कहते हैं वैसे इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन कहते हैं वैसे इंडिविजुअल बैंक्रप्सी, और एक कंसेप्ट होता है उनका फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का, वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का काम भी पूरा का पूरा आईपी संभालेगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद में where the name of IP proposed to be appointed as RPRO is approved under this section, it shall be the function of such IP to take such action as may be necessary to perform its function and duties prior to the initiation of PPIRP. ये एक और चीज बोल रहे हैं, याद करो PPIRP में IP को पहले से एक रिपोर्ट बना के देनी होती है, याद आ रहा है क्या? बस तो ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल किसी भी अगर IP की बात करते तो उसका काम इनिशिएशन के बाद आता है, लेकिन PPIRP के अंदर इनिशिएट होने के पहले भी उसको एक रिपोर्ट बना के देनी होती है, पता है? फिर एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल अबाइड बाय द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, कि ये सब उसको ध्यान रखना है। क्या? टेक रीजनेबल केयर एंड डिलिजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, कोई भी आईपी काम करेगा तो आईपी को ड्यू केयर डिलिजेंस से काम करना है। कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द बायलॉज ऑफ आईपीए, आईपीए के सारे बायलॉज को कंप्लाई करना है। अलाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड, आईपीए को रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करना है, अलाउ करना है। टू सबमिटेड अ कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी प्रोसीडिंग बिफोर एनसीएलटी, बोर्ड एज वेल एज आईपीए, हर जगह जो उसने काम किया है, जो भी उन्होंने काम किया है, हर काम के बाद में आईबीबीआई, आईपीए और साथ साथ एनसीएलटी, इनको पूरा रिपोर्ट देना है और साथ में जैसा बताया वैसा आपको पूरा पूरा काम करना है। तो एकदम जनरल बात कि आपको क्या करना है, एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, रीजनेबल केयर एंड डिलिजेंस से काम करना है। जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपके आईपीए ने बताया वो सब आपको कंप्लाई करना है। आईपीए को आपके रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करने देने हैं, आपको सबमिट करना है कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स टू एनसीएलटी, बोर्ड एज वेल एज आईपीए। बहुत ज्यादा जनरल चीजें इन्होंने करके दे दी कि ये सब काम होगा आईपीए का, एकदम कंफर्टेबल। ये पार्ट को हाईलाइट कर दो, ये ऊपर वाला हाईलाइट नहीं भी किया तो चलेगा, ये नहीं किया तो चलेगा, ये हाईलाइट कर दो। यस, ईब अगर डन है। अब अगर मैं यहां आता हूं और यहां पे देखता हूं हाउ टू गेट एनरोल्ड एज आईपी, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, हम यहां पे पढ़ते हैं सेक्शन 206, 207, 208। 206, 207 एक ही बात करते हैं, 208 हमको बता देता है कि क्या फंक्शंस ड्यूटीज होते हैं, उसने कुछ खास नहीं बताया, और साथ में रेगुलेशन नंबर 4 बस। तो अब अगर कभी भी इसको पढ़ने आना है हमको तो बस ये पढ़ना होगा और ये पढ़ना होगा, एंड देन विल बी डन, एंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, डन डस्टेड। फर्स्ट पेज पे आके आपको लगता है आपके पास जगह है या स्टिक नोट यूज करके आप लिखना चाहते हो, ये लिख दो चैप्टर नंबर 3